हेलो बच्चों, स्वागत है आप सबका। आज की सेशन में हम लोग केमिकल काइनेटिक्स पढ़ रहे हैं और ये केमिकल काइनेटिक्स का तीसरा लेक्चर है। हम लोगों ने अभी तक 2 लेक्चर कंप्लीट कर लिए हैं। हमारा टॉपिक क्या है? केमिकल काइनेटिक्स। आज हम लोग पढ़ेंगे क्या? मोलेकुलरिटी ऑफ केमिकल रिएक्शन। मोलेकुलरिटी जो होता है किसी भी केमिकल रिएक्शन का डेफिनेशन ये आप लोग लिख सकते हैं, द नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज। किसी भी केमिकल रिएक्शन में कितने नंबर ऑफ रिएक्टेंट जो रिएक्ट कर रहे हैं, ठीक है, रिएक्टिंग स्पीसीज टेकिंग पार्ट इन एन एलिमेंट्री। ध्यान रखना, ऑर्डर जो था वो एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए डिफाइंड था। जिस एलिमेंट्री रिएक्शन का ऑर्डर निकालना काफी आसान था, बट ऑर्डर जो है कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए भी डिफाइंड था। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का डिफिकल्ट था ऑर्डर निकालना। उसके लिए हमें स्टेप वाइज स्टेप रिएक्शन हमें पता होने चाहिए, फिर उसका रेट डिटरमाइनिंग स्टेप हमें पता होना चाहिए, ठीक है। ये थ्योरेटिकल मेथड था कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का। और एक्सपेरिमेंटल मेथड, मैंने दो एग्जांपल लिए थे ऑर्डर निकालने का, एक थ्योरेटिकल एक एक्सपेरिमेंटल। तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन हो या एलिमेंट्री रिएक्शन हो, ऑर्डर जो है वो दोनों के लिए डिफाइन किए जा सकते हैं, ठीक है। दोनों रिएक्शन के लिए ओवरऑल जो रिएक्शन का ऑर्डर है उसे हम डिफाइन कर सकते हैं। बट मोलेकुलरिटी जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए हम डिफाइन कर पाते हैं, ठीक है। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए मोलेकुलरिटी का कोई मीनिंग नहीं होता है। लेकिन हाँ, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, जैसे कि मैंने बताया कि कॉम्प्लेक्स रिएक्शन क्या होता है कि स्टेप वाइज रिएक्शन होता है कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, ठीक है। जैसे A+B हमारा मेन रिएक्शन ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। हमने इसका दो मोल ले लिया, ठीक। ये है हमारा ओवरऑल रिएक्शन। अगर ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, अगर ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, इसका मतलब ये सिंगल स्टेप में तो जा नहीं रहा होगा, ये मल्टी स्टेप में जा रहा होगा, ठीक है। सपोज कि A B पहले मिलाया, मिलके बना क्या C, फिर से C और B मिलकर के बना लिया D, C+। मैंने एक जस्ट एक रैंडम एग्जांपल दे रहा हूं, ठीक है। A+F मिलकर के बना रहा है हमारा क्या? फाइनल प्रोडक्ट, ठीक है। तो हम क्या करते थे ऑर्डर निकालने के लिए? सबसे पहले इन 4 स्टेप में से हम उस स्टेप को सिलेक्ट करते थे जो सबसे स्लोएस्ट स्टेप हो, और उसके बाद हम यहाँ पे रेट लॉ लिखते थे। सपोज कि हमने इस स्टेप को, सेकेंड स्टेप को हमने मान लिया रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, ठीक है। अगर हमने इसे रेट डिटरमाइनिंग स्टेप मान लिया तो रेट क्या होता था हमारा? रेट इज इक्वल टू K कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, क्या हमारा C और B, ठीक है। ये हमारा रेट लो होता था। और फिर इस ओवरऑल इस रिएक्शन का ऑर्डर निकालने के लिए इस इक्वेशन में जो हमारे पास एक अननोन कंसंट्रेशन का टर्म C आया है, इसे हम रिप्लेस करते थे इन द टर्म ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ A एंड कंसंट्रेशन ऑफ B के बीच में रिलेशन निकाल के हम इसे रिप्लेस करते थे। और ओवरऑल जो फाइनल रिएक्टेंट है हमारे पास दोनों A और B, इसके जो पावर आते थे उनको हम जोड़ देते थे और हमारा ओवरऑल रिएक्शन का क्या मिल जाता था? ऑर्डर। बट मोलेकुलरिटी के केस में ऐसा नहीं होता है। अगर एलिमेंट्री रिएक्शन हुआ, ठीक है, एलिमेंट्री रिएक्शन हुआ मोलेकुलरिटी के केस में, सपोज कि A+B मिल करके सीधा क्या बना रहा है हमारा? प्रोडक्ट, ठीक। अगर ये एलिमेंट्री रिएक्शन है तो इसमें रेट लॉ आसानी से हम लिख सकते थे, ठीक है। और यहां से हम ऑर्डर आसानी से कैलकुलेट कर सकते थे। ऑर्डर क्या होगा हमारे यहाँ? पावर ऑफ रिएक्टेंट को हम जोड़ देते थे, इसका पावर 1 है, इसका पावर 1 है, कितना हो जाएगा हमारा? 2। और जब भी एलिमेंट्री रिएक्शन होता है तो उसमें जो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन होता है, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में जो रिएक्टेंट के स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट होते हैं उसका समीशन हमारा क्या हो जाता है? मोलेकुलरिटी। जैसे इस केस में अगर देखें तो ये एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है, रिएक्टेंट का स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है? 1। मोलेकुलरिटी क्या हो जाएगा? मोलेकुलरिटी क्या हो जाएगा हमारा? 1 + 1 = 2। मतलब एलिमेंट्री रिएक्शन में जो ऑर्डर होता है, ऑर्डर की वैल्यू बराबर होती है मोलेकुलरिटी के, ठीक है। ये एलिमेंट्री रिएक्शन का केस हुआ। लेकिन जैसे ही हम कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की बात करते हैं, ठीक है, इसमें हम ओवरऑल रिएक्शन का ऑर्डर तो डिटरमाइन कर सकते हैं और
उसके लिए हम क्या करते हैं, जो हमारे पास स्टेप्स होते हैं इस रिएक्शन का, ठीक है, इनमें से जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है उसकी मदद से हम क्या करते हैं, पहले रेट लॉ इक्वेशन लिखते हैं, ठीक है, और ऑर्डर निकालते हैं। बट मोलेकुलरिटी हम ओवरऑल रिएक्शन का नहीं निकाल पाएंगे, लेकिन जो इसमें स्टेप इन्वॉल्व्स हैं, ठीक है, इस कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में देखो 4 स्टेप हमारे पास इन्वॉल्व है। इन चारों स्टेप का, हर एक स्टेप का मोलेकुलरिटी हम डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। जैसे हम इसका तो मोलेकुलरिटी हम डिफाइन नहीं कर पाएंगे, लेकिन इस स्टेप का मोलेकुलरिटी जो है वो क्या होगा, 2, ठीक है, 1 1। समझ में आया? इस स्टेप का मोलेकुलरिटी क्या होगा, 1 1, इसका भी 2 हो जाएगा, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में हम ओवरऑल रिएक्शन का मोलेकुलरिटी कैलकुलेट ये डिफाइन नहीं कर पाएंगे, लेकिन हाँ हम जो उसका हर एक स्टेप है, राइट, हर एक स्टेप का मोलेकुलरिटी हम डिफाइन कर सकते हैं। और जो उसमें से रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है उसमें जो ऑर्डर होता है, ठीक है, वो ऑर्डर मोलेकुलरिटी के बराबर होगा। जैसे ये रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, ये RDS है हमारा, ठीक है, इसमें कितना हुआ मोलेकुलरिटी, 2। और अगर इसका हम रेट लॉ देखें तो सिर्फ और सिर्फ इस स्टेप का, ठीक है, इस रेट डिटरमाइनिंग स्टेप का मोलेकुलरिटी 2 आया है, क्योंकि ये स्टेप अपने आप में एक सिंगल स्टेप है, ठीक है। और इसका जब रेट लॉ लिखे तो यहाँ हमारे पास कंसंट्रेशन टर्म हमारे पास C और B आया, और इसके पावर को जब हम जोड़ देंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 2। ध्यान रहे कि ये जो ऑर्डर आया है 2, ये ऑर्डर इस कंप्लीट रिएक्शन का ऑर्डर नहीं है। ये जो ऑर्डर है वो सिर्फ और सिर्फ इस रेट डिटरमाइनिंग स्टेप का ऑर्डर है। बात समझ में आई? ये जो ऑर्डर 2 आया है ये सिर्फ और सिर्फ इस रेट डिटरमाइनिंग स्टेप का ऑर्डर है, जो कि 2 है, और वो इस स्टेप के मोलेकुलरिटी के बराबर होगा। बात समझ में आई? एक मैं एग्जांपल लेता हूं कॉम्प्लेक्स का, जो मैं पिछले लेक्चर में भी ले रखा था, ठीक है। ठीक, अब एग्जांपल लेते हैं हम इसका मोलेकुलरिटी का। समझ में आया ना? एलिमेंट्री रिएक्शन और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में ऑर्डर और मोलेकुलरिटी के बीच में डिफरेंस। एलिमेंट्री रिएक्शन में कोई दिक्कत नहीं है, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में ओवरऑल रिएक्शन का ऑर्डर हम कैलकुलेट कर सकते हैं, बट हम मोलेकुलरिटी ओवरऑल रिएक्शन का कैलकुलेट नहीं कर सकते, ठीक है। लेकिन हाँ, हर एक स्टेप का मोलेकुलरिटी हम डिफाइन कर सकते हैं, और उनमें से जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है जिसके मदद से हम रेट लॉ लिखते हैं और ओवरऑल जो रिएक्शन है उसका ऑर्डर कैलकुलेट करते हैं, तो उस रेट डिटरमाइनिंग स्टेप का जो मोलेकुलरिटी होगा वो उस रेट डिटरमाइनिंग स्टेप का जो ऑर्डर होगा उसके बराबर होगा, ठीक है। अब आते हैं मोलेकुलरिटी के एग्जांपल्स पे, ठीक है। जैसे NH4 NO2, ठीक है, ये हीट करने के बाद ये क्या होता है, टूट जाता है NO2 प्लस H2O में, ठीक है। N2, ये सारे एग्जाम्पल जो है NCERT से हमने ले रखे हैं, ठीक है। देखो, अब अगर मैं पूछूं कि इस रिएक्शन का ऑर्डर छोड़ो मोलेकुलरिटी क्या होगा, आप लोग फटाक से जवाब दोगे क्या, कि इसमें रिएक्टेंट का जो कोफिशिएंट है वो क्या है, 1, तो मोलेकुलरिटी, इसको मैं कैपिटल M से डिनोट कर रहा हूं, ठीक है, 1 हो जाएगा। आंसर सही है, बट इसमें दिक्कत ये है कि अगर यदि ये मेंशन नहीं कर रखा है कि ये रिएक्शन एलिमेंट्री रिएक्शन है, तो तुम कैसे जानोगे कि ये रिएक्शन एलिमेंट्री है या कॉम्प्लेक्स है। ये रिएक्शन कॉम्प्लेक्स रिएक्शन भी तो हो सकता है, और अगर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन हुआ तो फिर इसकी मोलेकुलरिटी डिफाइन आसानी से नहीं की जा सकती है, बात समझ में आई। लेकिन मैं तुम्हें बता दूं ये एक एलिमेंट्री रिएक्शन है, ठीक है, सिंगल स्टेप रिएक्शन है। तो अब तुम आसानी से कह सकते हो कि हाँ, इस रिएक्शन का जो मोलेकुलरिटी होगा वो क्या होगा, 1। और जब भी मोलेकुलरिटी 1 होती है तो उसे हम कहते हैं यूनिमोलिक्यूलर रिएक्शन, यूनिमोलिक्यूलर रिएक्शन, ठीक। दूसरा एग्जांपल, ये 1 था, दूसरा एग्जांपल,
प्लस I2। ठीक है, अगर इसका अगर मोलिकुलरिटी मैं कैलकुलेट करने के लिए कहूं तो क्या होगा 2, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ रिएक्टेंट कितने हैं 2। मोलिकुलरिटी क्या हो जाएगा यहाँ पे 2, और इसे जब मोलिकुलरिटी 2 होती है तो वैसे रिएक्शन को हम क्या कहते हैं बाई मोलिकुलर रिएक्शन। ठीक है, जैसे एक और एग्जांपल मैं दे देता हूं लास्ट। ठीक है, NO प्लस O2, ये क्या बना लेगा 2NO2। ठीक, इस रिएक्शन का क्या होगा मोलिकुलरिटी 2 NO है और 1 O2 है, तो मोलिकुलरिटी की वैल्यू क्या हो जाएगी 3। और ऐसे रिएक्शन को हम क्या कहते हैं ट्राई मोलिकुलर। ठीक है, अब देखो यहां पर मैंने जो एग्जांपल दिया है वो मोलिकुलरिटी वैल्यू 3 तक दिया है। क्या मोलिकुलरिटी 4 हो सकती है? नहीं, मोलिकुलरिटी की वैल्यू है जो है वो मैक्सिमम जो है वो कितना हो सकता है 3, और ये भी बहुत ही रेयरली ऑब्जर्व किया जाता है। मोलिकुलरिटी जो है इसकी वैल्यू मैक्सिमम 3 जा सकती है, और ट्राइमोलिकुलर रिएक्शन का जो ट्राइमोलिकुलर जो है रिएक्शन जो है वो बहुत ही रेयरली ऑब्जर्व होता है। ऐसा होता क्यों? क्योंकि अगर आप डेफिनेशन को पढ़ेंगे, यहां तक तो मैंने डेफिनेशन का पहला लाइन एक्सप्लेन कर रहा था, क्या एलिमेंट्री रिएक्शन। अब इस डेफिनेशन का हम आगे वाला पार्ट पढ़ते हैं। क्या है इसमें कि विच मस्ट कोलाइड साइमल्टेनियसली इन ऑर्डर टू ब्रिंग अबाउट अ केमिकल रिएक्शन। कहने का मतलब ये है कि मोलिकुलरिटी का मतलब ये होता है कि जब रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट करे और प्रोडक्ट बनाए। तो जब तुम देखोगे केस नंबर 1 कि अगर 2 रिएक्टेंट है किसी केमिकल रिएक्शन में, तो उसके रिएक्ट करने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है, ये दोनों आपस में आसानी से रिएक्ट कर ले जाएंगे। ठीक है, दूसरा कंडीशन अगर 3 हुआ, ठीक है, तो आसानी से रिएक्ट नहीं कर पाती। ठीक है, हाँ ये एक दूसरे से रिएक्ट तो आसानी से कर जा रहे हैं, ठीक है, लेकिन इस तरह के रिएक्शन होने की संभावना बहुत कम है। ठीक है, इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम होती है, इसलिए जो मोलिकुलरिटी का जो वैल्यू है वो मैक्सिमम कितना होता है 3 होता है। अगर हम तीसरा एग्जांपल ले, देखो इसमें क्या हो रहा है, इसमें हो ये रहा है कि ये दोनों आपस में तो रिएक्शन कर रहे हैं, आपस में कोलाइड कर रहे हैं, राइट, ये दोनों आपस में कोलाइड कर रहे हैं, ये दोनों आपस में कोलाइड कर रहे हैं, ये दोनों आपस में कोलाइड कर रहे हैं। बट इसमें जो है ये वाला जो इस कॉर्नर वाला एटम है, ये इस कॉर्नर वाले एटम के कांटेक्ट में नहीं है, इस सामने वाले एटम के कांटेक्ट में कोलाइड उसके साथ कोलाइड नहीं कर रहा है। इसको अगर आप देखेंगे तो ये इसके साथ कोलाइड नहीं कर रहा है। लेकिन मोलिकुलरिटी हम किसे कहते हैं? जब हर एक एटम, ठीक है, हर एक एटम आपस में कोलाइड करे, जैसे इस केस में हो रहा था। इस केस में ये दोनों भी आपस में कोलाइड कर रहे थे, ये आपस में कोलाइड कर रहे थे, ये आपस में कोलाइड कर रहे थे। ठीक है, इसमें देखो ये आपस में कोलाइड कर रहे हैं। तो मोलिकुलरिटी का मतलब ये होता है कि जब हर एक एटम आपस में अगर कोलाइड करके रिएक्शन करके प्रोडक्ट बनाए, तो हम उसमें क्या कहते हैं, उसे मोलिकुलरिटी कहते हैं। साइमल्टेनियस कोलिजन होना चाहिए। ठीक है, तो मोलिकुलरिटी की वैल्यू जो है वो मैक्सिमम कितनी हो सकती है? 3 हो सकती है। ठीक, ये पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट कि जो मोलिकुलरिटी की जो वैल्यू होती है वो जो है वो कभी भी नेवर इक्वल टू 0। मोलिकुलरिटी की वैल्यू जो है वो कभी भी 0 नहीं हो सकता है। ऑर्डर 0 हो सकता है, ध्यान रहे, ऑर्डर जो है वो 0 हो सकता है, ठीक है, बट जो मोलिकुलरिटी है वो 0 कभी भी नहीं हो सकती है। दूसरी बात कि ऑर्डर का जो वैल्यू है वो फ्रैक्शन भी हो सकता है। मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कि ऑर्डर का जो वैल्यू है वो फ्रैक्शन भी हो सकता है, हालांकि उस तरह के रिएक्शन जनरली ऑब्जर्व नहीं होते हैं, बट मोलिकुलरिटी जो है वो फ्रैक्शन में नहीं हो सकता है। ठीक है, मोलिकुलरिटी की वैल्यू फ्रैक्शन में नहीं हो सकती है। तीसरा कि ऑर्डर, कभी कभी निगेटिव ऑर्डर वाले रिएक्शन भी ऑब्जर्व किए जाते हैं, बट मोलिकुलरिटी जो है उसकी वैल्यू निगेटिव कभी भी नहीं हो सकती है। बात समझ में आई मोलिकुलरिटी के बारे में? ठीक है, ये था हमारा मोलिकुलरिटी। अब आते हैं हम
मोलेकुलरिटी और ऑर्डर के बीच में थोड़ा सा डिफरेंस के बीच में जो है वो पढ़ेंगे, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, मोलेकुलरिटी और ऑर्डर के बीच में डिफरेंस लिखने के लिए आते हैं क्वेश्चन। ठीक, देखो इसके बीच का डिफरेंस, मोलेकुलरिटी जो है वो क्या होता है कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इन्वॉल्व इन अ एलिमेंट्री रिएक्शन। मैंने जैसे अभी पीछे मैंने बताया था कि मोलेकुलरिटी जो है वो एलिमेंट्री रिएक्शंस का ही डिफाइन किया जाता है, और उसमें जो जितने नंबर ऑफ रिएक्टेंट इन्वॉल्व होते हैं वही हमारा क्या होता है मोलेकुलरिटी। बट ऑर्डर क्या होता है हमारा सम ऑफ पावर ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इन रेट लॉ इक्वेशन। ठीक है, मैंने पिछले लेक्चर में बताया था। दूसरा इसका डिफरेंस ये है कि ये एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए डिफाइन किया जाता है। ठीक है, मैंने अभी पीछे बताया कि कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए हम मॉलिक्यूलरिटी डिफाइन नहीं कर सकते हैं। हाँ, ऑर्डर हम डिफाइन कर सकते हैं। ऑर्डर कैन बी डिफाइन फॉर बोथ एलिमेंट्री रिएक्शन एंड एज वेल एज फॉर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। ठीक है, ऑर्डर क्या है दोनों के लिए डिफाइन किया जा सकता है, और मॉलिक्यूलरिटी सिर्फ और सिर्फ एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए डिफाइन किया जाता है। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए उसका कोई मीनिंग रहता नहीं है। ठीक, नेक्स्ट, ये एक थ्योरेटिकल कंसेप्ट है, हम थ्योरेटिकली से कैलकुलेट करते हैं, राइट। बट ऑर्डर जो है वो हमारा क्या है एक्सपेरिमेंटल कंसेप्ट है। इसे हम बैलेंस्ड इक्वेशन से डिटरमाइन कर सकते हैं। ठीक है, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन से इसे हम डिटरमाइन करते हैं, और जो ऑर्डर है वो रेट लॉ इक्वेशन से हम डिटरमाइन करते हैं, और वो भी एक्सपेरिमेंटल डेटा पे बेस्ड। मैंने पिछले लेक्चर में एक क्वेश्चन भी करवा रखा है कि ऑर्डर आखिर कैसे कैलकुलेट करते हैं हम रेट लॉ इक्वेशन का यूज करके, और एक्सपेरिमेंटल डेटा जो हमें मिलता है क्वेश्चन में, ठीक है, उसका यूज करके हम कैसे ऑर्डर कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, ये है हमारे 3 डिफरेंसेस ऑर्डर और मॉलिक्यूलरिटी के बीच का, और बाकी 2 और इधर है। देखो, ऑर्डर जो होता है वो कभी भी निगेटिव, जीरो या फ्रैक्शन में नहीं होता है। ऑर्डर नेवर इक्वल टू फ्रैक्शन, जीरो एंड निगेटिव। बट सॉरी, मोलिकुलरिटी कभी भी जीरो, निगेटिव या फ्रैक्शन नहीं होता है। ऑर्डर हमारा जीरो, निगेटिव और फ्रैक्शन में हो सकता है। ठीक है, लास्ट, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए जो है मोलिकुलरिटी जो है वो डिफाइन नहीं होती है, बट हम हर एक स्टेप का, ओनली ईच स्टेप, बट फॉर ओवरऑल रिएक्शन के लिए हम क्या है कि ये मोलिकुलरिटी जो है वो डिफाइन नहीं कर सकते। ठीक है, हर एक स्टेप जो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होता है उसके हर एक स्टेप के लिए हम मोलिकुलरिटी डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मैंने अभी पीछे एग्जांपल लेकर के आपको बताया था, जैसे एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, ठीक है, इसमें हर एक स्टेप के लिए, जैसे इस स्टेप का अगर हम मोलिकुलरिटी निकालना चाहे तो हम आसानी से कह सकते हैं इसका 2 होगा, और ऑर्डर भी अगर इस स्टेप का हम लिखना चाहे तो हम रेट लॉ लिख सकते हैं इस स्टेप के लिए। ठीक है, क्या हो जाएगा K और A का कंसंट्रेशन 1 और B का कंसंट्रेशन 1। ठीक है, क्या हो जाएगा ऑर्डर 2। बट हाँ, इस स्टेप की मदद से जो हमने रेट लॉ लिखा है इसका कोई भी यूज हम नहीं कर पाएंगे इस इक्वेशन, फाइनल ओवरऑल इक्वेशन का ऑर्डर कैलकुलेट करने के लिए इस रेट लॉ इक्वेशन का हम यूज नहीं कर पाएंगे, इसका कोई मीनिंग नहीं रहता है। ठीक है, ओवरऑल रिएक्शन का जो ऑर्डर और रेट लॉ लिखने के लिए हम सिर्फ और सिर्फ रेट डिटरमाइनिंग स्टेप का ही रेट लॉ इक्वेशन यूज करते हैं। ठीक है, तो हर एक स्टेप के लिए मोलिकुलरिटी हम डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन ओवरऑल रिएक्शन के लिए हम मोलिकुलरिटी डिफाइन नहीं कर सकते हैं कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए। ठीक है, ठीक, फॉर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन मोलिकुलरिटी कैन बी डिटरमाइंड फॉर ओनली ईच स्टेप, बट फॉर ओवरऑल रिएक्शन मोलिकुलरिटी हैज नो मीनिंग। ठीक है, और ऑर्डर देखें तो ऑर्डर है कि हर एक ये ऑर्डर इज डिफाइंड फॉर बोथ एलिमेंट्री एज वेल एज कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए भी ऑर्डर हम डिफाइन कर सकते हैं, और एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए भी ऑर्डर डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, यहां तक तो हमारा कंप्लीट हुआ कंसंट्रेशन डिपेंडेंट रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन का जो कंसंट्रेशन पे किस तरह से डिपेंड करता है हम उसके बारे में पढ़े। ठीक, रेट लॉ इक्वेशन पढ़ना था उसमें, और फिर ऑर्डर पढ़ना था, मॉलिक्यूलरिटी। अब आते हैं हम नेचर ऑफ रिएक्शन, मतलब कि अब कोई भी रिएक्शन, ठीक है, किस ऑर्डर का है। जीरो ऑर्डर का हो सकता है, 1 ऑर्डर कितने मैंने बताया कि निगेटिव हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, फ्रैक्शन में भी हो सकता है। ठीक है, बट हम यहाँ पे जो ऑर्डर पढ़ेंगे वो जीरो ऑर्डर रिएक्शन पढ़ेंगे। ठीक है, हम यहाँ पे जीरो ऑर्डर रिएक्शन पढ़ेंगे, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन पढ़ेंगे, ठीक है, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन पढ़ेंगे। ठीक, ठीक है, और एक जनरल, ठीक है, एक जनरल इक्वेशन पढ़ेंगे जिसकी मदद से हम हर एक ऑर्डर की
वो चाहे जीरो ऑर्डर हो, फर्स्ट ऑर्डर हो, सेकेंड ऑर्डर हो, हर एक ऑर्डर के रिएक्शन के बारे में सारा प्रॉपर्टी हम उससे कैलकुलेट कर सकते हैं, एक जनरल इक्वेशन पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हमारा जीरो ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। मैंने बताया था ना फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन, उसमें मैंने बताया था कि कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे रेट ऑफ रिएक्शन काफी ज्यादा डिपेंड करता है। उसमें से हमारा रेट लॉ था, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन था, मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन था। अब हम ऑर्डर जो पढ़े थे उसमें क्या था हमारा, जीरो ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। अब हम हर एक ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को इन डिटेल पढ़ेंगे कि अगर कोई रिएक्शन जीरो ऑर्डर रिएक्शन है तो उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज हो सकती है, उसके ग्राफ कैसे बन सकते हैं, उसका रेट ऑफ रिएक्शन कैसे कंसंट्रेशन के साथ उसका रेट ऑफ रिएक्शन कैसे इंक्रीज करेगा, डिक्रीज करेगा, टाइम के साथ उसका कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट कैसे इंक्रीज करेगा, डिक्रीज करेगा, ठीक है। इन डिटेल अब हम जीरो ऑर्डर रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन, जीरो ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन, ठीक। अब हम एग्जांपल लेते हैं, एक जनरल इक्वेशन रिएक्शन, रिएक्टेंट से क्या जा रहा है हमारा प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है, एक केमिकल रिएक्शन है। अगर मैं कहूं इसका रेट लॉ इक्वेशन लिखने के लिए, ठीक है, तो क्या कैसे लिखोगे, रेट इज इक्वल टू के और कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट का पावर एक्स, ठीक है। ये हमारा क्या हुआ, रेट लॉ इक्वेशन। अब हमने जैसे ही पहले कह रखा है कि अब हम जो रिएक्शन पढ़ेंगे वो हमारा क्या होगा, जीरो ऑर्डर रिएक्शन, मतलब ऑर्डर जो होगी रिएक्शन, ये ऑर्डर जो होगा इस रिएक्शन का वो क्या होगा, जीरो। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे ऑर्डर क्या है हमारा, ऑर्डर की वैल्यू क्या है हमारी एक्स, जिसकी वैल्यू क्या होगी हमारी जीरो, ठीक है। तो क्या होगा ये फाइनल इक्वेशन हमारा, रेट इज इक्वल टू के आर का कंसंट्रेशन टू द पावर जीरो, और किसी भी टर्म का अगर पावर जीरो है तो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है हमारा 1, रेट इज इक्वल टू 1, ठीक है। ये हमारा हुआ जीरो ऑर्डर रिएक्शन का रेट लॉ एक्सप्रेशन, ठीक है। ये क्या है हमारा, रेट लॉ एक्सप्रेशन फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, एक्सप्रेशन फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। ये क्या हमारा रेट लॉ एक्सप्रेशन फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। अब जैसे मैंने पिछले लेक्चर में जब ये बता रहा था रेट लॉ, तो उसमें एक टर्म आया था रेट कांस्टेंट, और फिर हमने रेट कांस्टेंट का यूनिट कैसे कैलकुलेट करते थे वो डिफाइन किया था। अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ा है तो प्लीज पिछला लेक्चर आप लोग पढ़ ले एक बार, ताकि आपको मैं यहाँ जो बता रहा हूँ समझ में आए, ठीक है। के क्या है हमारा, रेट कांस्टेंट, और मैंने इसका एक यूनिट निकालने के लिए एक जनरल इक्वेशन बताया था, के इज इक्वल टू मोल, ठीक है, 1 माइनस मोल का पावर जो है वो क्या हो रहा था 1 माइनस एन, और यहां से एल का क्या हो रहा था पावर n माइनस 1, और सेकेंड का पर ये माइनस 1, ठीक है। जहां पे क्या है, यहाँ पे n क्या हमारा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अगर मैं आपको कहूं कि इस रेट लॉ एक्सप्रेशन का यूज करके रेट कांस्टेंट का यूनिट क्या होगा, तो आप लोग कैलकुलेट कर सकते हैं आसानी से। आप यहां पे क्या है, k इज इक्वल टू हमारा रेट, और रेट क्या होता है हमारा, चेंज इन कंसंट्रेशन, चेंज इन कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन चाहे किसी का भी हो, रिएक्टेंट हो तो यहाँ माइनस आ जाएगा, प्रोडक्ट हो तो यहाँ प्लस हो जाएगा, ठीक है। चेंज इन कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय टाइम, ठीक है। और कंसंट्रेशन का यूनिट क्या होता है, मोल पर लीटर और सेकेंड, और ये फाइनल हमारा क्या बन जाएगा एक्सप्रेशन यहाँ से, मोल पर लीटर पर सेकेंड। ये हमारा हो जाएगा क्या, ये रेट कांस्टेंट का यूनिट। बस है भाई, ये तो अब डायरेक्ट रेट लॉ इक्वेशन का यूज करके रेट कांस्टेंट का यूनिट कैलकुलेट कर लिए। बट मैंने जो एक जनरल इक्वेशन बता रखा था, ठीक है, इसका यूज करके अब हम यूनिट कैलकुलेट करेंगे, देखेंगे क्या दोनों सेम आता है कि नहीं। ऑर्डर क्या हमारा, ऑर्डर है हमारा जीरो, n की वैल्यू क्या हो जाएगी जीरो। इस इक्वेशन में जहां जहां n है उसकी वैल्यू जीरो रख दोगे आप, तो यहां से भी आपको जो यूनिट मिलेगा वो मिलेगा मोल
पर लीटर ऑफ पर सेकेंड, और ये दोनों क्या है, बराबर है। अब देखो कोई भी क्वेश्चन आपको न्यूमेरिकल मिलेगा और उसमें अगर रेट कांस्टेंट की वैल्यू दे रखी है, ठीक है, रेट कांस्टेंट की वैल्यू दे रखी है तो उसका यूनिट भी आपको दे रखा होगा, ठीक है। और अगर यदि रेट कांस्टेंट का यूनिट ये रहा तो वो जो क्वेश्चन है अगर उसमें ऑर्डर पूछा है तो ऑर्डर की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। मतलब 0 ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट का यूनिट जो है वो यही होता है, ठीक है, मोल पर लीटर पर सेकेंड, ठीक। अब आते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक, इसका एक प्लॉट बनाएंगे, ठीक है। रेट ऑफ रिएक्शन पे इधर क्या हमारा रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है, और इधर हम बनाएंगे क्या, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ठीक। अभी मैंने आपको बताया पीछे रेट इक्वेशन क्या है जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए, ठीक है। अब इस इक्वेशन की मदद से इस प्लॉट को तुम लोग खुद से बनाने की कोशिश करो, ठीक है। वीडियो को पॉज करो और इस प्लॉट को खुद से बनाने की कोशिश करो। मैं इसका जो प्लॉट होगा वो यहाँ पे मैं बताने जा रहा हूँ। देखो वाई एक्सिस पे जो है हमारा क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन, और एक्स एक्सिस पे क्या है हमारा, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है। मतलब जब कंसंट्रेशन 0 होगा रिएक्टेंट का, जो कि पॉसिबल नहीं है, तो मतलब वाई एक्सिस पे हमारा कोई भी जो प्लॉट है वो नहीं बनेगा, ठीक है, हमारा इससे आगे से ही बनेगा, ठीक है। अब जैसे जैसे रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन हम बढ़ाएंगे, रेट के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा, कुछ नहीं, क्योंकि जो रेट है वो क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स पे डिपेंड कर ही नहीं रहा है, ठीक है। जो रेट है वो इंडिपेंडेंट है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट का, क्योंकि रेट इक्वेशन में कहीं भी कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आया ही नहीं है, ठीक है। तो जो इसका प्लॉट होगा वो काफी कंसंट्रेशन को बढ़ाओ या घटाओ, रेट जो है वो फिक्स रहेगा, रेट की वैल्यू जो है वो इंक्रीज और डिक्रीज नहीं करेगी, ठीक है। ये है हमारा प्लॉट रेट ऑफ रिएक्शन और कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के बीच का, ठीक है। मतलब क्या हुआ कि जो रेट है, रेट ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन is independent of concentration of reactant। समझ आई, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, जो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन है उसके ऊपर हमारा जो रेट है रिएक्शन का वो डिपेंड नहीं कर रहा है, ठीक है। जीरो ऑर्डर रिएक्शन जो है तो होता है वो उसका रेट इंडिपेंडेंट होता है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स का, ठीक है। अब हमारा एक नेक्स्ट प्लॉट पढ़ना है, ठीक है। इधर हम कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ले लेंगे, ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, और इधर हम टाइम ले लेंगे। हमारे पास रेट लॉ इक्वेशन ये दे रखा है, और इस प्लॉट को अगर मैं आपको बनाने के लिए कहूं तो क्या बना पाओगे, नहीं, क्योंकि इसमें जो चीजें चाहिए वो इस रेट लॉ इक्वेशन से हमें मिल नहीं पाएगा। ये रेट लॉ इक्वेशन जो है वो इनसफिशिएंट है इस प्लॉट को ड्रॉ करने के लिए, ठीक है। तो अब इस प्लॉट को ड्रॉ करने के लिए हम इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन पढ़ेंगे, ठीक है, इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन पढ़ेंगे। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन, ठीक है, इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन। हम ये क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि हमें अभी एक प्लॉट बनाना है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और टाइम के बीच का, ठीक है। हमने रेट लॉ तो पढ़ लिया, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो रेट लॉ इक्वेशन होगा वो हमने पढ़ लिया, ये हमारा इक्वेशन है, ठीक, और इसके मदद से हमने एक प्लॉट ऑलरेडी पढ़ रखा है, क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन और कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के बीच का। अब हम देखेंगे कि कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट वो कैसे डिपेंड करता है टाइम पे, ठीक है। हमने रिएक्शन शुरू किया, कुछ रिएक्टेंट उसमें डाला, उसका कुछ ना कुछ कंसंट्रेशन होगा, तो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट वो इंक्रीज करेगा डिक्रीज करेगा टाइम के साथ। अगर इंक्रीज करेगा तो कैसे इंक्रीज करेगा, डिक्रीज करेगा तो कैसे डिक्रीज करेगा, ठीक है, लीनियरली डिक्रीज करेगा या कर्व बनेगा, ठीक है, एक्सपोनेंशियल, तो वो हम देखेंगे अब नेक्स्ट इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन की मदद से, ठीक है। ठीक, हमने पहले लेक्चर में बताया था कि रेट जो होता है, ठीक है, वो क्या है हमारा
चेंज इन अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट, यानी चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट विद टाइम। ठीक है, अगर हम रिएक्टेंट के टर्म में देखें तो हम यहाँ पे निगेटिव साइन लगाते थे, और अगर प्रोडक्ट के टर्म में लिखें तो हमें पॉजिटिव रखना पड़ता था। ऐसा हम क्यों करते थे? क्योंकि रिएक्टेंट हमारा डिक्रीज करता था ये रिएक्शन स्टार्ट होने के साथ साथ, टाइम के साथ साथ, और प्रोडक्ट हमारा इंक्रीज करता था। ठीक है, ये तो हमारा था एवरेज वाला। ठीक है, लेकिन एक मैंने और बताया था आपको, इंस्टेंटेनियस रेट इंस्टेंटेनियस, वो क्या था? माइनस dr/dt और dp/dt। तो इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन कैलकुलेट करने के लिए हम इंस्टेंटेनियस रेट लॉ इक्वेशन का इंस्टेंटेनियस रेट का यूज करेंगे। ठीक है, देखो कैसे। हमने जैसे आपको बताया है कि क्या है, रेट जो है हमारा, रेट इज इक्वल टू क्या होता है? माइनस dr/dt। ठीक है, हम बेसिकली इस इक्वेशन का यूज करेंगे। ठीक है, और इधर हमारा रेट, अभी मैंने आपको पीछे क्या बता रखा है, रेट इज इक्वल टू के रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन का पावर 0, और यहां से क्या हो जा रहा है, ये रेट इज इक्वल टू के। ठीक है, इधर भी रेट है और ये इधर भी रेट है। ठीक है, मतलब हम इन दोनों को इक्वेट कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, रेट की जगह पे माइनस dr/dt इज इक्वल टू के। ये हो गया हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ रेट लॉ इक्वेशन, डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ रेट लॉ इक्वेशन। ठीक है, अब हम इसे आसानी से इंटीग्रेट कर सकते हैं। देखो कैसे। इसके लिए आपको डिफरेंशिएशन का कुछ फॉर्मूला पता होना चाहिए। ठीक है, इसको जरा हम सेपरेट करेंगे अगर, तो क्या होगा, इसे हम इधर ले जाएंगे और निगेटिव साइन को भी उधर ले जाएंगे, तो ये हमारा बन जाएगा dr इज इक्वल टू माइनस के dt। ये इक्वेशन समझ में आया आप लोगों को? ठीक है, इक्वेशन 1। ठीक, अब इक्वेशन 1 को हम दोनों तरफ से, इधर भी और इधर भी, इंटीग्रेट कर देंगे विद प्रॉपर लिमिट। ठीक है, क्या आया था अभी पीछे? डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ रेट लॉ इक्वेशन dr इज इक्वल टू माइनस के dt। ठीक है, अब इन दोनों को हम क्या, इसे क्या करेंगे, इस इक्वेशन को इंटीग्रेट करेंगे ऑन बोथ साइड विद लिमिट। देखो अब लिमिट, ये क्या हो रहा है हमारा, जो dr है ये हमें बता रहा है ये कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट का। ठीक है, अगर इसके हम ये अच्छे से लिख लें तो क्या होगा, dr इज इक्वल टू माइनस के dt। ठीक, अब इसमें हमें, जैसे जो मैथमेटिक्स के बच्चे होंगे, जो मैथमेटिक्स पढ़े होंगे, उसमें उसको पता होगा कि ये जो है इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन जब भी हम इंटीग्रेट करते हैं तो उसके लिए हमें पता होना चाहिए उसका लिमिट क्या है। इंटीग्रेट करने का मतलब है फाइनली हम ऐड कर रहे हैं चीज़ों को, तो हमें ये पता होना चाहिए कि हम कहाँ से कहाँ तक ऐड कर रहे हैं। बस समझ में आई क्या? तो इंटीग्रेशन जब हम करते हैं तो हमें लिमिट पता होना चाहिए, और ये हमें क्या बता रहा है यहाँ पे, अमाउंट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट कितना चेंज हो रहा है। तो इनिशियली जो हमारे पास रिएक्टेंट का अमाउंट होगा वो क्या होगा, इनिशियली हमारे पास R0, जो इनिशियल रिएक्टेंट का जो कंसंट्रेशन है उसे हम क्या डिनोट कर रहे हैं, R0 से। ठीक है, कि हमने शुरू में एट टाइम t0 पे जितना कंसंट्रेशन रिएक्टेंट का ऐड किया किसी कंटेनर में, वो उसकी वैल्यू है जो कि हमें पता होगा, और वो थ्रू आउट द रिएक्शन कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, इससे हम एज अ कांस्टेंट ट्रीट करेंगे। और इनिशियली जो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन R0 है, उस टाइम क्या हो रहा होगा, टाइम 0, हम 0 मान लेंगे कि हम यहां से शुरू कर रहे हैं बस। ठीक है, अब हमें फाइनल लिमिट पता होना चाहिए कि हम कहां तक इस इंटीग्रेशन को इंटीग्रेट करेंगे। तो जो फाइनल कंसंट्रेशन होगा, फाइनल क्या होगा हमारा, R। ठीक है, फाइनल R, और इस टाइम जो टाइम होगी उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, t। एनी टाइम हमने t मान लिया। ठीक है, देखो ये हमें कांस्टेंट की तरह ट्रीट करनी है, और ये हमारा वेरिएबल होगा। ठीक है, याद रखना इस चीज को। ठीक, अब लिमिट हम इसमें अप्लाई कर देते हैं। क्या हो जाएगा, dr इज इक्वल टू माइनस के dt। लिमिट क्या है, देखो यहाँ पे इनिशियल वैल्यू रखी जाती है नीचे, और यहाँ पे फाइनल वैल्यू, यहाँ पे इनिशियल, यहाँ पे फाइनल। इनिशियल क्या है हमारा, R0,
और फाइनल क्या है हमारा R। जो रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन चेंज कहां से हो रहा है, R0 से R तक, इनिशियल कंसंट्रेशन से फाइनल कंसंट्रेशन तक, और जो टाइम है वो 0 से टाइम t तक। ठीक है, अब इसे हमें इंटीग्रेट करना है। अब देखो इंटीग्रेशन जो होता है, मैं बस इसका एक फॉर्मूला आपको बता देता हूं। क्या होता है कि जैसे इंटीग्रेशन है, पावर x का n है और dx है, तो इसका मतलब क्या होता है, इंटीग्रेट जब इसे करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, x n बाहर हो जाएगा। ठीक है, सॉरी, हाँ देखो क्या होता है, अगर यदि x का पावर n है तो इसका इंटीग्रेट करने के बाद जो हमारे पास रिजल्ट आएगा वो क्या होगा, x n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1। ये इंटीग्रेशन का फॉर्मूला होता है। जो बच्चे मैथमेटिक्स नहीं पढ़े हैं वो इस फॉर्मूले को याद कर ले। ठीक है, इंटीग्रेट जब भी हम करते हैं, पावर में जो भी रहता है, ठीक है, उसके साथ हम 1 ऐड कर सकते हैं और उसी से डिवाइड भी कर देते हैं। देखो यहाँ पे क्या है हमारे पास, r का पावर 0, ये हम कह सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास क्या है, t का पावर 0। जब हम इसे इंटीग्रेट करेंगे और यहाँ पे अगर लिमिट रहा, ठीक है, अगर लिमिट a से b रहा तो फिर यहाँ पे आ जाता है a और b। ठीक है, तो देखो जब हम इसे इंटीग्रेट करेंगे तो क्या होगा हमारे पास, r की पावर क्या है, 0, तो यहाँ हो जाएगी 0 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 0 प्लस 1, और जो लिमिट है वो हो जाएगा r और r0 इज इक्वल टू माइनस के t 0 प्लस 1 डिवाइडेड बाई t 0 प्लस 1, और यहाँ पे लिमिट क्या हो जाएगा, t और 0। ठीक है, 1 प्लस 0 क्या होगी, 1, और नीचे भी क्या हो जाएगा, 1, r डिवाइडेड बाई 1। 1 की वैल्यू, ये 1 अगर डिवीजन में है तो उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो हम वहाँ पे नीचे 1 नहीं लिख रहे हैं। ठीक है, ये r हो जाएगा और यहाँ से आ जाएगा लिमिट r0 माइनस के t और 0। ठीक, अब हमें जो लिमिट दे रखा है उसे पुट करना है यहाँ पे इस इक्वेशन में। क्या होगा, r से r0 ए माइनस t और 0। ठीक, लिमिट कैसे पुट करते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, r माइनस r0 हो जाएगा यहाँ से, और माइनस के t माइनस 0 हो जाएगा यहाँ से। जब इस इक्वेशन को हम सेपरेट करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, r0 माइनस के टी। बात समझ में आई, ये है हमारा इंटीग्रेटेड रेट लॉ एक्सप्रेशन फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। और इसमें जो ये R है, ये हमारा क्या है, फाइनल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, फाइनल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, और ये क्या हमारा इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, जिसकी वैल्यू क्या होगी, थ्रू आउट द रिएक्शन हम कांस्टेंट लेकर के चलेंगे। ठीक है, ये रेट कांस्टेंट और ये टाइम। अब हम आसानी से जो हमारा दूसरा प्लॉट था कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है, और टाइम के बीच का, वो हम आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं, ये प्लॉट बना सकते हैं। ठीक, इस इक्वेशन की मदद से अगर आप बनाना चाहें तो कैसे बनाओगे, ये हमारा इक्वेशन कुछ ऐसा है, माइनस के टी प्लस r0। अगर हम इस इक्वेशन को स्ट्रेट लाइन इक्वेशन से कंपैरिजन करें तो क्या बन जाएगा, y इज इक्वल टू माइनस एम एक्स प्लस सी। और आप सभी को ये पता होगा कि इस टाइप के इक्वेशन का जो प्लॉट होता है वो कुछ ऐसा होता है। ठीक है, जिसमें हमारा c क्या है, y इंटरसेप्ट, इसे हम क्या कहते हैं, y इंटरसेप्ट। ठीक है, और जो रेट लॉ इक्वेशन आया है उसमें c की जगह पे क्या है हमारा r0, तो हम इसे क्या कह देंगे, y इंटरसेप्ट। ठीक है, और ये हमारा क्या होता है m, ये हमारा होता है स्लोप।
ठीक है। ये क्या होता है? स्लोप। m क्या होता है? स्लोप। और ये y एक्सिस, तो y एक्सिस पे हमारा क्या है? कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, ये हमारा y इंटरसेप्ट, ये जो वैल्यू है इसे हम क्या कहेंगे? r नॉट। ठीक है, ये जो पॉइंट आएगा y एक्सिस पे ये क्या होगा? हमारा r नॉट। और इस ग्राफ का जो स्लोप आएगा वो क्या होगा? -k। ठीक है, ठीक, यहां तक समझ आया? अब देखो जो कंसंट्रेशन है रिएक्टेंट का, वो उसका प्लॉट तो हमने देख लिया, क्या हो रहा है? टाइम के साथ डिक्रीज कर रहा है। एट जीरो टाइम पे रिएक्टेंट का वैल्यू इतना था, कंसंट्रेशन जो है रिएक्टेंट का वो कितना था? आर नॉट। जैसे ही कुछ टाइम आगे बढ़ा इसकी वैल्यू क्या हो गई? घट गई। कंसंट्रेशन की वैल्यू आर नॉट, और यहाँ पे जो वैल्यू है, यहाँ वाली वैल्यू क्या होगी? ये इनिशियल वैल्यू से छोटी होगी। मतलब टाइम के साथ क्या हो रहा है? रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन वो डिक्रीज कर रहा है। ठीक है, और कैसे डिक्रीज कर रहा है? लिनियरली। ध्यान रहे, आगे जब हम फर्स्ट ऑर्डर सेकेंड ऑर्डर पढ़ेंगे तो वहां पे जो कंसंट्रेशन है रिएक्टेंट का वो लिनियरली डिक्रीज नहीं करेगा, वहां पे कुछ अलग प्लॉट्स आते हैं। ठीक है, तो इसको मैं एक पॉइंट लिख दे रहा हूं यहाँ पे, concentration of reactant, concentration of reactant decreases linearly with time for zero order reaction, for zero order reaction। ठीक है, क्या हो रहा है? रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन टाइम के साथ डिक्रीज कर रहा है, और कैसे डिक्रीज कर रहा है? लिनियरली। ठीक है, ये एक लिनियर प्लॉट आया स्ट्रेट लाइन का। या तो समझ में आया सब कुछ? तो ये था हमारा जीरो ऑर्डर रिएक्शन का इंटीग्रेटेड रेट लॉ। अब आते हैं हम इसके कुछ एग्जांपल्स पे। ठीक है, इंटीग्रेट ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन के कुछ एग्जांपल्स पे हम एग्जांपल्स की चर्चा करते हैं। आप एनसीईआरटी बुक भी अगर खोलोगे तो वहां पे भी आपको एग्जांपल्स मिल जाएंगे। एग्जांपल पहला देखो, पहला एग्जांपल जो है इसका वो हेट्रोजीनियस कैटालिसिस जो होता है वो भी जीरो ऑर्डर रिएक्शन को फॉलो करता है। देखो कैसे, हेट्रोजीनियस कैटालिटिक रिएक्शन, जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा हाइड्रोजिनेशन ऑफ इथीन। ठीक है, क्या करते हैं हम इसमें? इसको H2 गैस के साथ कोई एक मेटल कैटालिस्ट पैलेडियम या प्लैटिनम के साथ रिएक्ट करवाते हैं, हमारा क्या मिल जाता है? H3 CH3 CH3। ये जो एग्जांपल है ये हमारा जीरो ऑर्डर रिएक्शन का एग्जांपल है। ठीक है, ये एनसीईआरटी बुक में भी दिया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट, डिकम्पोजिशन ऑफ गैसियस अमोनिया ऑन हॉट प्लैटिनम सरफेस। ठीक है, अमोनियम गैस का जो डिकम्पोजिशन है वो भी क्या एग्जांपल है इसका? जीरो ऑर्डर रिएक्शन का। डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनिया ऑन हॉट प्लैटिनम जैसे NH3 है। ठीक है, इसे हम क्या कर रहे हैं? टेम्परेचर इसका कुछ 1150 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहता है। टेम्परेचर की वैल्यू देख लेना एक बार। ठीक है, और इसे हम प्लेटिनम सरफेस पे, प्लेटिनम सरफेस पे अगर ये रिएक्शन होता है और क्या बना रहा है हमारा? N2 प्लस H2, ये 3 मोल बने। ये जो रिएक्शन है डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनिया, ये भी जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। ध्यान रहे कि यहाँ पे जो डिकम्पोजिशन हो रहा है अमोनिया का, वो कैटालिसिस यानी प्लेटिनम का जो मेटल है उसे हम एज ए कैटालिस्ट यूज कर रहे हैं। प्लेटिनम सरफेस पे ये अमोनिया का डिकम्पोजिशन हो रहा है जो जीरो ऑर्डर रिएक्शन को फॉलो करेगा। मतलब कि
जीरो ऑर्डर रिएक्शन, हाफ लाइफ ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन।
reaction is directly proportional to the initial concentration of reactant. First order reaction. Rate law expression. Rate law expression for first order reaction. Rate constant.
integrated rate law for of first order reaction. The rate of first order reaction. First order reaction depends on the concentration of reactant. ठीक है, क्या हो रहा है, रेट लिनियरली इंक्रीज कर रहा है, रेट लिनियरली इंक्रीजेज विद increase in concentration of reactant. Integrated rate law for first order reaction. Integrating both sides with limit.
जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होता है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन नेवर कंप्लीट।